ये 9th क्लास का मल्टीपल क्वेश्चन वाला पेपर है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका 21 क्वेश्चन से ये स्टार्ट है। इसका 21 क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट वर्ड ऑफ द गिविंग लाइन्स, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। ये कह रहे हैं नीचे हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपनी कंट्री को प्यार करता हो उसे हम क्या कहते हैं? सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं। हिंदी में उसे देशभक्त कहते हैं, जो अपने देश के लिए शहीद हो जाए या फिर जो अपने देश से प्यार करता है उसे हम हिंदी में देशभक्त कहते हैं। और अब हमें इन चार में से एक चूज करना है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, हम देखते हैं। जैसे सेकंड बी वाला है ओबीडेंट, जिसका मतलब होता है आज्ञाकारी। किसी को पता होगा, किसी को नहीं। मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि आप इसकी हिंदी लिख लें, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आगे आपको इनको करने में आसानी हो। एंड सी वाला है लिटरेट, जिसका मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ जनता की सुनी जाती हो, जहाँ जनता की, जिस देश में जनता की चले, जनता चूज करे, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे पास एक वर्ड बचता है जो ए वाला है पैट्रियोट। इसका मतलब होता है देशभक्त, जो देश के लिए अपने शहीद हो जाए या जो देश से प्यार करे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा पैट्रियोट। ठीक है। 22 वाला क्वेश्चन है, विच इज नॉट सुपरलेटिव डिग्री अमंग द गिवन वर्ड। हमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं है ये बताना है। जैसे कि इज नॉट लिखा है, ये नहीं बताना सुपरलेटिव डिग्री है, हमें बताना है जो नहीं है वो बताना है। अब देखो, सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, जिसमें EST लग जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ये सारी बातें हमें 5th से 8th तक सिखा दी जाती हैं। अब आप देखिए, ओल्ड में EST लगा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे बिग है, बिगेस्ट, EST लगा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि डी हाईएस्ट है तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें एक सी वाला बचता है जिसमें EST नहीं लगा है, वो टॉल लिखा हुआ है, तो मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। हमें नहीं वाला बताना था, है वाले तो 3 है ही। अब आते हैं हम 23 वाले क्वेश्चन पे। 23 वाला क्वेश्चन है, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें बताना है इनमें ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से अलग कौन सा है, हमें ये बताना है। अब जैसे पहला है गीता फोगाट, सभी ने सुना होगा। जो गीता फोगाट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, रेसलर है। गीता फोगाट के बारे में सभी ने सुना होगा। जैसे सेकंड है अरुणिमा सिन्हा, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, बट जो अरुणिमा सिन्हा है वो माउंटेनर है, वो एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है, वो भी स्पोर्ट्स से संबंधित हो गई। एंड मिताली राय, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनको मिताली राय के बारे में पता होगा। मिताली राय इज अ क्रिकेटर, मिताली राय क्रिकेटर है। एंड डी वाला सबको पता है, ऐश्वर्या राय कौन है? ऐश्वर्या राय एक एक्टर है जो इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये तीनों तो स्पोर्ट्स से संबंधित हो गई, इसीलिए डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हम नेक्स्ट आते हैं 24 पे। 24 क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वसुदैव कुटुंबकम। इन्होंने हमसे पूछा है, हमें एग्जैक्ट मीनिंग बताना है इंग्लिश में वसुदैव कुटुंबकम का क्या होता है। देखो, बी वाला है फ्रेंड्स आर फैमिली, मित्र हमारी फैमिली है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा संसार हमारी फैमिली है। पूरा संसार हमारी फैमिली का मतलब वर्ड इज अ फैमिली। जो वर्ड है वो क्या है? हमारी फैमिली। तो ए वाला इज करेक्ट, क्योंकि संसार हमारी एक फैमिली है, पूरा संसार को हमने फैमिली माना है वसुधैव कुटुंबकम में, तो ए वाला इज करेक्ट। वैसे भी सी वाले में लिखा हुआ है वर्ड इज नॉट अ फैमिली, वर्ड संसार फैमिली नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड डी वाला तो नन है ही है। अब आते हैं हम 25 पे। 25, in which book Dr. APJ Abdul Kalam mentioned his dream of making India as a developed country। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस किताब में इंडिया को डेवलप्ड कंट्री
है, माना है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, जैसे विंग्स ऑफ फायर, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, बट इसमें उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है विंग्स ऑफ फायर में। एंड टर्निंग पॉइंट, चारों किताबें एपीजे अब्दुल कलाम की है, लेकिन इन्होंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सी किताब में एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन रही है, तो वो है बी वाला, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इस किताब में उन्होंने बताया है कि इंडिया कैसे डेवलप कर रही है, आगे कैसी होगी, क्या होगा। टर्निंग पॉइंट्स है, वो भी उन्हीं की बुक्स है, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और इग्निटेड माइंड्स भी उन्हीं की लिखी हुई बुक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 26 वाला देखते हैं। हु फाउट इन 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, चूज द करेक्ट आंसर। ये पूछ रहे हैं 1965 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसमें कौन लड़ा था। इन 4 में से एक ऑप्शन आपको बताना है। देखो, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद करीमुद्दीन, मोहम्मद वसीम, बीर अब्दुल हमीद। आप किसी ने पढ़ाओ ना पढ़ाओ, बट 1965 का युद्ध आप लोग जाके नेट पे चेक करना, उसमें एक ये थे बीर अब्दुल हमीद, जो कि हमारी साइड से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, इसीलिए इनके आगे बीर अब्दुल हमीद लगा था। ये इंडिया की साइड से लड़े थे और शहीद हो गए थे, इसीलिए डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। वैसे भी इनके बारे में मोहम्मद रहमान, ये सब इन्होंने ऐसे ही नाम दिए हैं, कोई जानता वानता है नहीं। लास्ट इज करेक्ट, डी वाला, बीर अब्दुल हमीद। नेक्स्ट 27 है, डैश ताजमहल इज डैश ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। देखो, हम सभी ने 6 से पढ़ा है कि जो प्लेसेस होते हैं, फेमस प्लेसेस, मॉन्यूमेंट और रिवर, इन सब से पहले हमें दा लगाना पड़ता है, जो फेमस चीजें होती हैं। और जो ताजमहल है वो तो बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, तो हम ताजमहल से पहले दा लगाएंगे। और दा देखो, चारों ऑप्शन में सिर्फ फर्स्ट वाले में पहले आया है, तो इससे तो हमें पता ही चल गया, अगर फर्स्ट वाले में दा पहले आया है तो ए इज करेक्ट होना चाहिए। और वैसे भी आप देख लो, द ताजमहल इज आ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट होगा, एन ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि बी ब्यूटीफुल बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से पहले एन नहीं आएगा, ए आएगा, तो द एंड ए इज करेक्ट। 28 वाला क्वेश्चन है, आई ऑफन सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ऑफन मतलब होता है बच्चों अक्सर, तो ये कह रहा है मैं अक्सर सम कुछ बुक्स किताबें फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से क्या हो सकता है, लेते हैं ना, वो यही तो बता रहा है, मैं अक्सर लाइब्रेरी से किताब लेता हूँ, ये मेरा क्या है, रूटीन है। तो जब भी हम रूटीन की बातें करते हैं, जो हम हमेशा करते हैं, वो हमारा सेंटेंस बनता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है ताती वाले सेंटेंस। तो आई है, आई क्या है, प्लूरल पर्सन हो गया, प्लूरल पर्सन के साथ में लेता हूँ, लेता की इंग्लिश क्या होती है, टेक। बुक हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी से लेंगे ना, तो हम यहाँ लगाएंगे टेक, टेक्स नहीं लगाएंगे, टेक लगाएंगे, क्योंकि आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते, तो इसमें हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, टेक। आई ऑफन टेक सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। हम आते हैं 29 वाले पे। 29 वाला है, ऑस्ट्रेलिया इज बिग बट कनाडा इज। अब ये क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इज बिग, ऑस्ट्रेलिया बड़ी है, लेकिन कनाडा इज
कनाडा है। क्या है, अब देखो, ये जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं, जब दो चीजों की, अब आपसे मैं बोलूं मेरी बहन उसकी बहन से सुंदर है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं। जहां पे हम कंपेयर करते हैं या तो वहां देन लगाते हैं, सभी को पता है कंपेयर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। तो इसमें देखो चारों में सिर्फ सी वाले में देन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक बात मैं और बताना चाहूंगी, देन दो होते हैं, THEN और THAN। हमेशा कंपैरिजन करने के लिए, हम दो वस्तुओं में कंपैरिजन करने के लिए THAN देन लगाते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बिगर देन। देखो अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज बिग बट कनाडा इज बिगर देन ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बड़ी तो है लेकिन कनाडा उससे बड़ा है, उसकी अपेक्षा में बड़ा है। अब हम आते हैं 30 वाले क्वेश्चन पे। 30 वाला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स। ये कह रहे हैं क्या करना है, मैसेज को कंटिन्यू लगातार बांटना है, कितने 23 ईयर्स के लिए। तो डिवाइन का मतलब इन्होंने पूछा है, जो अंडरलाइन किया उस वर्ड पे आपको उस मतलब उसका एग्जैक्ट मतलब बताना है। ये जो चार, जैसे पीपल तो हो नहीं सकता, डिवाइन का मतलब पीपल कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। फिर आ जाता है एंजल, एंजल भी नहीं हो सकता। फिर आ जाता है रिलीजियस, वो भी नहीं हो सकता। डिवाइन का मतलब होता है कि गॉड के लिए समर्पित हो जाना, या फिर स्पिरिचुअल। अगर यहाँ स्पिरिचुअल होता तो वो ठीक होता, यहाँ जो है, यहाँ डिवाइन का मीन्स आया है गॉड से, तो बी इज करेक्ट, बी वाला ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 31 वाला है, सलमान इज अपसेंट बिकॉज ही इज इल। तो ये कह रहे हैं सलमान क्या है, अपसेंट है, क्लास में नहीं आया, अपसेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो हमें जो ही है वो बताना है। ही पे क्या है, अंडरलाइन है। अब इन्होंने फिर से कहा, द अंडरलाइन वर्ड इज नाउन या प्रोनाउन, आपको ये बताना है। तो जो ही है, हमने हमेशा सुना है, डेफिनेशन पढ़ी होगी नाउन की, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या कहता है, प्रोनाउन कहता है कि जो वर्ड नाउन की जगह पे रखे जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट, यू, वी, दे, इट, ये सारे क्या है, प्रोनाउन। जैसे अभी यहाँ पे हम दोबारा यूज करते, सलमान इज इल, सलमान इज अपसेंट, तो बार बार सलमान यूज करने की जगह हमने नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ही इज प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं 32 वाले पे। 32 वाला है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ एंटोनियम ऑफ। सॉरी फॉर ये जो है, ये स्पेलिंग मुझे कल भी नहीं समझ आई थी। ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ते हैं क्योंकि ये स्पेलिंग मुझे कहीं पे भी थोड़ा या तो मिस प्रिंट हुआ है या कुछ है, ये स्पेलिंग नहीं है, ये गलत है। हम आते हैं हाँ, ये गलत है, ये नहीं है कहीं पे भी। 33 पे आते हैं हम, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये कह रहे हैं आपको स्पेलिंग, जो सही स्पेलिंग है उसे चूज करना है। तो सभी ने पढ़ा होगा करेक्टर की स्पेलिंग, जो करेक्टर होता है बुक्स में आता था बहुत ज्यादा। तो करेक्टर की स्पेलिंग हमेशा CHACATER होती है, हमेशा 2 बार ए आता है और लास्ट में टर आता है, मतलब TER। तो कौन सा वाला, इस हिसाब से कौन सा वाला ठीक हो जाएगा, देखो जो ए वाली है उसमें क्या है, एक बार ए आया है और 2 बार ई आई है, तो गलत हो गया। जैसे CHARA होता है ना कि ई होता है, तो पहला गलत। फिर दूसरा है CHARCATAR, ये भी गलत हो गई। थर्ड वाली जो है वो CHARTER है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो डी वाला करेक्ट, डी वाला हमारा ठीक हो जाएगा, ये वाला ठीक है। CHARACATER
CORTER, कैरेक्टर की यही स्पेलिंग होती है। अब हम देखते हैं 34 वाला, करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी, द पोएट्रीज ऑफ चेतन भगत आर गुड। ये कह रहे हैं, मैंने इनकी बहुत सारी स्टोरी सुनी है, बहुत अच्छी ये पोएट्रीज लिखते हैं, सबको पढ़नी चाहिए। चेतन भगत जो है वो क्या करते हैं, पोइट्रीज अच्छी लिखते हैं, उन्होंने ये बोला है। हमें जो पहला वर्ड है पोइट्रीज, अगर पोइट्री होता, उन्होंने ऐसा तो है नहीं एक किताब लिखी होगी, उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी है। तो जब बहुवचन होगा तो उसके साथ हम इज ना लगा के आर लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है ना। हम क्या लगाएंगे, आर, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला है, द पोइट्री ऑफ चेतन भागवत इज गुड, ये सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इनकी कोई पोइट्री होती, मान लो यहाँ पे इस कोई नाम लिखा हुआ होता कि चेतन भगत की एक कोई सी भी स्टोरी, मान लो उसका नाम रख लो गीता वाली फेमस है, तब ये इज ठीक होता। और बहुत सारी पोएट्रियां उन्होंने लिखी है, वो सारी अच्छी है, तो ए वाला जो है वो करेक्ट है, ना कि बी वाला, सी वाला एंड डी वाला, ए वाला करेक्ट है। अब हम आते हैं 35 पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये हमसे कह रहे हैं जो चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, और बताना है, देखो जो एक्टिव होता है, एक्टिव हमेशा जैसे सेंटेंस स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट होगा। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि इसमें उल्टा, इसमें क्या है, समटाइम्स एक बार पढ़ना, हेलो, एक बार सेंटेंस पढ़िए। द बुक वाज रिटन बाय मी। हाँ, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि ये द बुक से स्टार्ट हुआ है। जबकि सेंटेंस क्या है, देखो ये सेंटेंस एक्टिव में होता तो ऐसे होते, मी का क्या हो जाता, आई हो जाता, ठीक है, और वॉज का क्या होता, इज होता। उसके बाद में मैं मिस कर गई हूँ मेरी इस ऑप्शन में, एक बार आप सेंटेंस दोबारा रिपीट करना, क्या है, द बुक वाज रिटन बाय मी। The book was written by me. Was written by me. Okay. हाँ, इसका देखो ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव क्या होगा, आई, मी का हो जाएगा आई, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें इन्होंने वाज लगा दिया है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, रोट आएगा, ROTE रोट, फिर क्या हो जाएगा, द बुक है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, द बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, रोट द बुक, ठीक है। तो ये क्या है, पैसिव है जो इन्होंने दिया है, द बुक वॉज रिटन बाय मी, ये पैसिव है, तो कौन सा ठीक हो जाएगा, बी वाला, ये पैसिव वॉइस है। अब हम आते हैं 36 वाले, हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हमारा वो एक्टिव पैसिव हो जाता है, ठीक है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 37 वाला क्वेश्चन। 37 है, शी सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। ये इसमें क्या करना है हमें, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल होता है, सेड है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में, क्योंकि ये पास्ट है, सेड पास्ट है, अगर यहाँ से होता तो नहीं चेंज होता ना, तो हम क्या करेंगे, सेड को चेंज कर देंगे टोल्ड में, सी ऐसे ही रहेगा, और जो आई है वो होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या है, अब सबसे पहले देखो सी, तो आई को आप सी में चेंज करोगे तो सी ही आ जाएगा, तो क्या आएगा, सी टोल्ड, कॉमा की जगह दैट, फिर सी, फिर क्या आएगा, एम, एम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सी के साथ क्या आएगा, वाज नॉट, तो हमारा
that she was not interested in games। हमारा कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? हमारा ठीक हो जाएगा बी वाला, सेकंड जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आप चेक कर सकते हो, देखो जो पहला वाला है उसमें क्या गलती है, उसमें इन्होंने आई को सी में चेंज नहीं किया है, तो वो गलत हो गया, उसे कट करो। फिर आप देखो सी वाले में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सी टोल्ड दैट, सी तो किया है बट वॉज नॉट चेंज नहीं किया, इज को इज रहने दिया जो कि गलत था, तो सी इसलिए गलत हो गया। अब डी वाला देखो, डी वाले में क्या गलती थी, सी टोल्ड दैट सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम, इन गेम। ठीक है, तो आप देखो, आई थिंक आप मुझे एक बार डी वाला ऑप्शन बताएंगे पढ़ के, डी वाला ऑप्शन क्या है? सी टोल्ड, डी ऑप्शन बता रहा हूँ, सी टोल्ड दैट सी वाज नॉट इंटरेस्टिंग इन गेम्स। तो एक बार फिर बी वाला रिपीट करना, बी वाला क्या है? बी, सी टोल्ड दैट सी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। मेरे ख्याल में बी ही सही है। नहीं, बार वो नहीं है। आप देखो डी वाले दोनों सेम है, एक मतलब एक छोटा सा भी फर्क नहीं है, सेम है ना। आप देखो एक बार कंपैरिजन करो, एक भी वर्ड चेंज नहीं है ना बी और डी में। हाँ नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड है, इसमें इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है कौन से वाले में? लास्ट में है, डी वाले में। डी वाले में इंटरेस्टिंग है? नहीं, डी वाले में इंटरेस्टेड है और लास्ट वाले में इंटरेस्टिंग है। ओ सॉरी, मैंने मिस करके ये गलत उतार लिया था, मुझे इंटरेस्टेड ही। हाँ, तो बी वाला सही होगा क्योंकि हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मैंने क्या किया था, दोनों में ही डी लगा दिया था, मतलब थर्ड फॉर्म लिखी थी। ठीक है, हमारा बी वाला करेक्ट आएगा क्योंकि एक्टिव पैसिव हुए, एक्टिव पैसिव का भी रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी रूल होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी होती है, इसीलिए हमारा इस हिसाब से बी क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं 38 वाले पे, जो कि है हु इज नोन एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहे हैं, आपको वो व्यक्ति बताना है जिसने क्या किया है, आर्किटेक्ट का मतलब समझते हो ना, आर्किटेक्ट घर का बनाते हैं, जैसे आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने घर का ढांचा बनाना है, उसी हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्किटेक्ट किसने बनाया, वो कौन था जिसने बनाया, सिद्धांतों के ढांचे को तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान समझते हैं, इंडिया के संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों को किसने ढांचा दिया, किसने बनाया। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, बहुत फेमस है, हर किसी को पता है, आजकल तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है। महात्मा गांधी, उन्होंने कभी उनके बारे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी ध्यान नहीं दिया, संविधान तो उन्होंने टच ही नहीं किया कभी। जवाहरलाल नेहरू, कोई लेना देना नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री, कोई लेना देना, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भी प्रधानमंत्री एक बार रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, महात्मा गांधी बापू रह चुके हैं। कौन जो फेमस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही थे जिन्होंने संविधान पे सबसे पहले आपने उनका फोटो भी प्रिंट देखा होगा। तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम जाते हैं 39 पे, नो वन कैन लिव वाटर। नो वन मतलब कोई, कैन सकता है, लिव जी, कोई भी पानी के बिना नहीं जी सकता। देखो हिंदी में इसका सेंस निकालोगे तो क्या आ रहा है, बिना, पानी के बिना। अब देखो के बिना का इंग्लिश में क्या सेंस होता है, विद तो हो नहीं सकता क्योंकि विद का मतलब होता है साथ किसी के, तो विद नहीं हो सकता। ओवर का ऊपर मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, इन मतलब किसी चीज में कोई, तो हमारे पास एक बचता है जो हर कोई बोलता भी है, सेंस भी आ रहा है, सेंटेंस में अरेंज करो। नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी बिना पानी के जिंदा जी नहीं सकता। तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला विदाउट, पहले वाला बिल्कुल ठीक है, विदाउट आएगा, और बाकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन
सेंटेंस द साइन ऑफ द सन, ये पूछ रहे हैं जो सूरज है वो साइन का क्या मतलब होता है? सूरज का चमकना। सूरज कब चमकता है? बेड टाइम। बेड टाइम का मतलब जब आप सोने जा रहे होते हो, बिल्कुल गलत, पहला वाला कट गया हमारा। प्ले टाइम, बच्चे कब खेलना पसंद करते हैं? शाम को। आपने देखा होगा प्ले टाइम क्या होता है, हमेशा हम बच्चों को शाम को भेजते हैं, सुबह स्कूल वगैरह जाते हैं तो प्ले टाइम मतलब शाम। वही सेम इन्होंने दूसरे सेंस में आपको परेशान करने के लिए दिया है। पहला नहीं हो सकता, सी वाला नहीं हो सकता, प्ले टाइम नहीं हो सकता। मॉर्निंग टाइम का मतलब है कि आप मॉर्निंग हमारी सुबह 4 से स्टार्ट हो जाती है। अब वो बात अलग है कि वो हम मॉर्निंग टाइम है, AM अपना 12 बजे तक लगाते हैं, लेकिन साइन का मतलब होता है चमकता है। तो सूरज कब चमकता है? जब हमें धूप लगती है तो उसको हम बोलते हैं सन साइन। मॉर्निंग टाइम नहीं होता, मॉर्निंग टाइम आप इसको नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। ना बेड टाइम होगा, ना प्ले टाइम होगा, ना मॉर्निंग टाइम होगा, हमारा होगा सनसाइन। ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो कि उसमें स्पेलिंग जो थी, ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना 32 वाला। इसमें आई थिंक ये जो स्पेलिंग है गलत है। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने गलत कर लियो। इसका कोई सेंस नहीं बनना। सेंसर है, हाँ, जो आप बता रहे हो ना उसके हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। मतलब उसके हिसाब से इनमें ना ऐड है, ना एडिट है, ना डिलीट है, ना कंट्रोल है। एक बार आप गूगल पे भी चेक कर लेंगे तो आपको इसका कोई सेंस मिलेगा ही नहीं। अब या तो ये कर्सर होगा जो कंप्यूटर, देखो ये सारे जो वर्ड दिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड इन्होंने दिए हैं। तो कंप्यूटर में एक वर्ड आता है कर्सर, होता है ना कर्सर। या तो ये उन वर्ड, ये मिस प्रिंट हो गया है। ऐड का मतलब जोड़ना, एडिट करना मतलब किसी चीज को काट पीट के ऐड करना, जो कंप्यूटर में होता है। डिलीट भी होता है, कंट्रोल भी होता है। ये सेंस नहीं बन रहा। सेंसर की स्पेलिंग वैसे दूसरी होती है, आप अभी गूगल करोगे तो आपको ये समझ आएगा। वर्ड ये इस हिसाब से बन रही नहीं रहा है। ठीक है, तो ठीक है मैम, थैंक यू। तो बेटा मैम दिल्ली से बात कर रही हैं, मैंने आपकी हेल्प यहाँ से की है, तो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक तो बनता है। और बताओ बेटा मैम ने कैसे पढ़ाया। थैंक यू।